मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूं फरहान आलम साहब को और शाकिर साहब को और सफ़ीर साहब को और आप सारे साथियों को। ये सारे साथियों ने पीएमएल फंक्शनल लीग से तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है। दो ये सेंट्रल के अहदेदारान थे, बाकी ज़िलाई और शहर के। तो आप सबको तहरीक इंसाफ में और जद्दोजहद में आज़ाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में इमरान खान की तरफ से एक इमरान खान का छोटा सा सिपाही आप सबको वेलकम कहता है। इंशाल्लाह मिल के हमने इस मुल्क की, इस सूबे की, इस शहर की और अपने अपने इलाकों की, गली मोहल्लों की सबकी तकदीर बदलनी है इंशाल्लाह। दूसरा जी, मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज करनी थी, दो तीन इंपॉर्टेंट बहुत इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहले सूबा सिंध से शुरू करते हैं। देखिए, सूबा सिंध में ये सियासी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। जुल्फ़िकार बरोई साहब, जो कि नेक बरोई तहरीक पीपल्स पार्टी के हैं, उनसे छोड़ के उन्होंने पीपल्स पार्टी से छोड़ के तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया हैदराबाद में। उनके ऊपर उनके दफ्तर में पीपल्स पार्टी के गुंडों ने अटैक किया, उनको जख्मी किया और ये सारा काम जाम खान शोरो, जो कि वजीर है सूबाई, उसकी इंस्ट्रक्शंस पे किया गया। उसके बाद जो हुआ वो और तमाशा है कि सिंध पुलिस अटैकर्स को पकड़ने के बजाय इन्हीं पे एफआईआर काट के इन्हीं को अरेस्ट करके ले गई। मीडिया में चीजें छुपी लेकिन सोशल मीडिया में आ गई। मैंने कहा मैं आज सारे मीडिया के सामने बात करूं। ये सिंध के अंदर अब बड़ा नॉर्मल हो चुका है। सुबह मैं भी और बिलाल गफ्फार भी, आज आप नहीं थे, शायद आपकी नहीं थी, वरना आ जाएगी इंशाल्लाह। 21 तारीख को आपकी है हमारे साथ। दहशतगर्दी की अदालत में फिर बेल के लिए गए थे। अच्छा जी, वो केस क्या है जिसके लिए आज हम गए थे? जिसमें आप सब ने मेरी फिटनेस चेक की दीवार फलांगने की। यानी कि अटैक हम पे हुआ डीसी के दफ्तर में, पथराव हम पे हुआ, हवाई फायरिंग बाहर पीपल्स पार्टी वालों ने की, पुलिस वहां तमाशाई बनी खड़ी देखती रही। हम जान बचा के चले गए। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। मेरे मीडिया के साथी कैमरा मैन सर फटे। मस्जिद के ऊपर हमला हुआ। मस्जिद में जो लोग जिन्होंने पनाह ली थी, मस्जिद में भी पथराव किया, वहां भी लोग जख्मी हुए, किसी का हाथ टूटा, कैमरे तोड़े गए आपके। हमने बचाया सबको, पीछे की खिड़की से निकाल के बाहर, अपने वर्कर्स को भी। मेरे साथ मैंने भी थे, हमारे साथ एमपीएस भी थे, कैंडिडेट्स भी थे। वो तो सिर्फ बैठे थे रिजल्ट लेने। अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर हम भुगत रहे हैं। ये काम हम क्योंकि मीडिया में हाईलाइट कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने फेडरल मिनिस्टर भी बनवा दिया है, मीडिया कवरेज भी मिल जाती है, तो हम तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे सिंध में ये होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और इन बेचारे लोगों की आवाज वहीं दबा दी जाती है, उन्हीं के जिलों में, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं की यूसीज में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं की गलियों में, उन्हीं की तहसीलों में। सिंध पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं, मुझे रिन साहब ने बताया अभी कि क्रिमिनल्स भर्ती किए जा रहे हैं अंदरूनी सिंध। यानी कि लोगों पे एफआईआर हैं, जाती मुलाजमीन हैं, जरदारी के माफिया के लोग हैं। हजारों लोग उन्होंने सिंध पुलिस में ऐसे भर्ती कर दिए हैं। वो स्टेट से लॉयल नहीं है, वो पाकिस्तान के आईन से वफादारी नहीं कर रहे, वो वफादारी कर रहे हैं जरदारी माफिया से और उनके गुंडों से, और उनमें से कुछ गुंडे इनके मिनिस्टर भी बन गए। पुलिस का काम, पुलिस अमेरिका में लिखा होता है
टू हेल्प यू एंड सर्व यू, यानी कि आपकी मदद करने और आपकी खिदमत करने के लिए होती है पुलिस, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए होती है अवाम की। पुलिस की वर्दी पहन के पार्टी का फ्लैग नहीं देखा जाता, पाकिस्तान का झंडा देखा जाता है, आईन देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कोई बड़ा ताकतवर है या उस जमात की हुकूमत है। हमारे जमाने में जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम थे, हमारे अपने वुज़रा कई सीनियर पार्टी के मेंबरान जिनके ऊपर नैब का या कोई केस ऐसा बना, खान साहब ने इनको कहा वजारत से छोड़ें, कैबिनेट से बाहर जाएं, अपने आप को अदालत में जाके पेश करें, वहां अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें, केस लड़ें, फिर आप वापस आइएगा। और यहां ये तमाशा है कि जितना बड़ा क्रिमिनल होता है उसको उतना बड़ा ओहदा दे देते हैं, और सबसे बड़े क्रिमिनल को तो वजीर आजम ही बना दिया आपने, जिसपे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो उसने आगे पहला काम क्या किया, अपने केस खत्म किए। मैं इस वाकये की को नोटिस पे लाने की वजह यह थी कि मैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से डिमांड करता हूं कि इमीडिएटली, फौरन, आज इसी वक्त, अल्लाह को सबने जवाब देना है, आपने भी हमने भी, इस वाकये का नोटिस लें और जो जुल्म बरोई साहब के साथ किया जा रहा है इमीडिएटली उसको रोकें। और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, इसकी वीडियोस भी आ गई हैं, पुलिस की वीडियोस भी हैं कि किस तरह उनको लेके जाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे सब है। आप उनके खिलाफ एक्शन लें, वरना अगर आप ये नहीं ले सकते, अपने ही इदारे के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल्स का हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो फिर आपको माजरत के साथ आईजी सिंध रहने का फिर आपको कोई हक नहीं है। फिर आप इस्तीफा देके घर बैठ जाएं, कुछ और कर लें। आप एक शरीफ आदमी हैं, मेरा आपसे जाती ताल्लुक भी रहा है, मैं आपको जानता हूं। मैं इसलिए आपसे डिमांड कर रहा हूं, यहां बड़े सारे हैं जिनको और भी हम जानते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो एसपी बन गए हैं, यहां घूम रहे हैं अक्सर, आप सबको पता है, मैं कई दफा नाम ले चुका हूं। लेकिन आईजी साहब, मेरी आपसे डिमांड है और एक्सपेक्टेशन भी है कि आप इस वाकये का खास तौर पे और इस तरह के जो दूसरे वाकयात हो रहे हैं पूरे सिंध में, बशमूल कराची और हैदराबाद, आप इनका नोटिस लें और इनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लें। दूसरी जो बड़ी जरूरी एक मुल्क में एक बड़ा एक अच्छा एक डिसीजन आया है कल लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। खैर मकदम करते हैं। मेरे ख्याल में यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई, बल्कि मेरे ख्याल में अगर तारीख का मुताला करें, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर भी देख लें, कहीं और मुल्क में देख लें, कि कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से भाग रही हो। ये तो 14 के 14 इलेक्शन से भाग रही है। ये ना भूलें कि यहां से ये ट्रक पे चढ़ के इस्लामाबाद तक पहुंचा था, आज फॉरेन मिनिस्टर भरे जहाज में चढ़ के पाकिस्तान के टैक्स पेयर के खर्चे पे दुनिया में घूम रहा है। वो जो ट्रक पे चढ़ के गया था, हम इलेक्शन करवाने आए हैं, हमें इलेक्शन दो, असेंबली में तकरीरें करता था, इलेक्शन करा दे, इलेक्शन करा दे, पता नहीं क्या कहता था। हाँ नहीं, हम तो बाहर चले जाते थे, कान में दर्द होता था, ब्रेक गाड़ी का खराब नहीं होता, ऐसी आवाज है। वो आज इलेक्शन से क्यों भाग रहा है भाई? बिलावल साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो वैसी धांधली के मास्टर हो। आपने कौन सी आपको फिक्र क्या इलेक्शन की? आपने तो वैसी कैंडिडेट ही उठा लेते हो, नहीं तो प्रपोजर सेक्रेटरी उठा लेते हो। अभी हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात के फेज 1 और 2 में, तो आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हो? बड़ा मजा आ रहा है आपको वजीर बन के, और मेरे और आपके और आपके और आप सबके और पूरी आवाम के टैक्स पेयर के पैसों पे दुनिया में घूम रहे हो। कर्ज मांगने गए जनाब जिनीवा में, पता नहीं कहां, महंगे तरीन होटल में रुके हुए। हाँ? कभी अपने मुल्क का भी दौरा कर लें, बाहर के दौरे तो आप करते रहते हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में गए, कॉन्फ्रेंस हो रही है जनाब, डोनर कॉन्फ्रेंस, रुके कहां है? सारे प्लाजा होटल में। जो आप में से नहीं जानता, न्यूयॉर्क में तो देखा जो प्लाजा होटल है, वो 2 जो सबसे महंगे तरीन होटल है मैनहट्टन में, जो कि दुनिया की महंगी तरीन जगह है, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया और दूसरा प्लाजा। प्लाजा में जनाब होटल के कमरे बुक हो रहे हैं।
गाड़ियां चल रही हैं, लिमोजीन पे लिमोजीन, प्राइवेट जहाज, 50-50 आदमी जा रहा है, और करने क्या जा रहा है? गरीब लोगों के लिए भीख मांगने। जितना खर्चा उस ट्रिप पे किया था, कम से कम उतना ही लाड़काना पे लगा देते, शायद पूरा शहर ही बदल जाता। पेरिस नहीं, कम से कम वो हैदराबाद ही बन जाता। तो ये आपने जो तमाशा लगाया है, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो अब? और मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली आईने पाकिस्तान की 2 शिकें पढ़ना चाहता हूं, जसारत कर रहा हूं आईने पाकिस्तान की 2 शिकें पढ़ने से। मैंने तो नहीं लिखा था आईन, 73 का आईन है, सब कहते हैं। आर्टिकल 220, 220, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन, ये उस आर्टिकल की हेडिंग है। वो ये कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन, यानी कि जितनी अथॉरिटीज है फेडरेशन में, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। शैल बी द ड्यूटी, मे भी नहीं, शैल बी, जरूरी, लाजिम, इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस, यानी कि फेडरेशन के भी और सूबों के भी, सारे इदारों के, टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस, कि इलेक्शन कमीशन या कोई और कमीशन की जो ड्यूटीज हैं, अगर आपको बुलाया जाए, आपने उनकी मदद करनी है, बहाने नहीं बनाने। ये कानून है, पाकिस्तान का आईन है, इदारों को पाबंद किया गया है कि ये काम करें, कानून आईन के तहत। आप पढ़ लें आर्टिकल 220। एक और भी जसारत कर लूं पढ़ने की, ये है आर्टिकल 245, जिसका अक्सर जिक्र होता है टीवी पे। लोग कहते हैं आर्टिकल 245 पढ़ लें, आर्टिकल 245 में ये लिखा है। ओ भाई, लिखा क्या है वो भी तो पढ़ ले कोई। वो है फंक्शंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये आर्टिकल 245 है। आईन पढ़ रहा हूं भाई, आईन पढ़ रहा हूं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मैं सिर्फ आईन पढ़ रहा हूं। 245 का 1 क्या कहता है? The armed forces shall, चॉइस नहीं है, करना ही है, may नहीं, shall. The armed forces shall, under the directions of the federal government, फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात पे, डायरेक्शन, हुक्म, अहकामात पे, डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वॉर। 100% एग्रीड। और जबरदस्त काम कर रही है हमारी फौजें, सारी अफवाज। पाकिस्तान को आइन कहता है 245 के आर्म फोर्सेस पे ये लाजिम है कि फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात पे पाकिस्तान का दिफा करे एक्सटर्नल एग्रेशन से, कि बाहर से कोई अटैक करने आ जाए तो उसके ऊपर, और थ्रेट ऑफ वॉर, या अगर जंग का खतरा हो तो पाकिस्तान को डिफेंड करे। डायरेक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात पे। और क्या कहता है? एंड, और सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के मुताबिक, एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि अगर सिविलियन अथॉरिटी या सिविलियन इदारा आपसे दरखास्त करे या आपको लिखे या आपको हिदायत करे कि ये काम में आपने मदद करनी है, तो आर्टिकल 245 बड़ा क्लियर है कि आपको उनकी एड में आना होगा। जैसे कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जब जलजला आया था तो इस मुल्क में कोई एनडीएमए पीडीएमए उस वक्त नहीं था, और इसमें कितनी कैपेसिटी नहीं थी किसी भी हुकूमत के इदारे में कि वो जलजला 2005 का जब आया था तो जाके लोगों को रेस्क्यू कर सके। जो लोगों की जान बचाई गई, जो लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो हमारी बहादुर अफवाज के जवानों ने किया। जैसे कि जब सैलाब आया था, 8 वाला या अभी वाला या बीच में जितने कोई आफत आई थी, तो आर्म फोर्सेस एड कर रही हैं सिविलियन अथॉरिटीज को। जब हम गए थे दादू, मेहड़, बल्कि खैरपुर, नाथन शाह, वो जो पूरा डूबा हुआ था,
वहां पाकिस्तान आर्मी के कैंप्स भी थे, पाकिस्तान नेवी के कैंप्स भी थे, हूवर क्राफ्ट थी, और उन हूवर क्राफ्ट में लोगों की रेस्क्यू किया जा रहा था। सांप काट रहे थे लोगों को पानी से निकल के, उसके लिए मेडिकल कैंप्स लगाए थे हमारी अफवाज ने। सलूट हमने उनको पेश किया। इसी तरह जब इस शहर कराची में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब हमने ये सफाई करवानी थी, माफियाज हैं इधर, कचरे के ऊपर भी ये माफिया है। 2019 में मैंने जब क्लीन कराची किया था तो पाकिस्तान आर्मी का एक जबरदस्त इदारा है FWO, उनको ऑन बोर्ड लिया और उनसे ये काम करवाया था। उन्होंने आके जिससे भी करवाया सुपरविजन उनकी थी, डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की थी। और उसके बाद जो ये सारा काम हो रहा है, जो नाले बने, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, वो FWO ने बनाया NDMA के साथ मिलके। बड़ा जबरदस्त काम किया, जबरदस्त काम किया, पक्का काम किया। महमूदाबाद नाला तो हमारे हल्के में साइडों में रोड बनी, पक्का हुआ। इलेक्शन भी यही चीज होती है भैया, इलेक्शन भी यही होता है। इलेक्शन में अगर इलेक्शन कमीशन खत लिखता है और कहता है कि हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद की जरूरत है इलेक्शन में, तो आपको एड में आना पड़ता है। जैसे कि हमने खत खा इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब हजरात हमारे दोस्त मौजूद थे, उसी दिन या उसके अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मना कर दिया। ये कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और आखिरी बात जिसे मैं आपसे, उसके बाद तलत भाई को सवाल मुझे पता पूछना है, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि खान साहब की हुकूमत, दौरे हुकूमत जब खत्म हुआ या खत्म जबरदस्ती रिजीम चेंज के जरिए कराया गया, तो GDP ग्रोथ 6% पे थी। 16.5 अरब का 18 जो रिजर्व था, 16.5 अरब का रिजर्व था। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस यानी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान पैसा ऑफिशियल आ रहा था, 32 अरब डॉलर पे पहुंच गया था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पहुंच गई थी। दहशतगर्दी नहीं थी मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर जहां जहां मेंटेन कर सकते थे किया और अच्छी तरह हो रहा था। लेकिन कल एक आर्टिकल पढ़ा आपके एक साथी टीवी एंकर मशहूर जावेद चौधरी साहब, उन्होंने फरमाया कि बाजवा साहब ने शायद ये कहा है उनसे कि इमरान खान मुल्क के लिए डेंजरस थे। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो पढ़ा है, टीवी पे डिस्कशन हुई है, अखबारों में छपा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 महीने के बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन के आज जिनको लाके मुसल्लत किया गया है इस मुल्क पे, जो पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, 2.9 अरब डॉलर रह गए खाली आपके पास। मुझे डर है कि कुछ दिन में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल के राइट्स ना शुरू हो जाएं। ये होगा क्योंकि वहां पहले, यहां तो पहले आता है ना, वहां होगा फिर यहां भी होगा, अल्लाह ना करे। वीट के राइट्स आपने देखे इस सूबे में। मुझे डर है कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। देखें, पॉलिटिकल यानी कि सियासी मुस्तहकम अगर होगा मुल्क, वो माशी भी मुस्तहकम हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये ट्रेन की 2 पटरियां साथ चलती हैं, एक पटरी पे ट्रेन नहीं चलती। और वो जो ट्रेन है वो नेशनल सिक्योरिटी होती है। अगर ये पटरियां साथ ना चलें, आपकी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाती है। और आज अल्लाह ना करे हालात मुल्क के यही हैं। और वो इसाकदार, असल में इसाकदार का जो अगर आप प्रोफाइल पढ़े ना,
वो प्रोफाइल उस अकाउंटेंट का ऐसा है जो माफिया बॉसेस नहीं होते थे या हैं आज भी, कम है, लेकिन वो मुझे याद है वो 80 की दिहाई में और 90 के शुरू में न्यूयॉर्क में वो माफिया बॉसेस होते थे। मैनहट्टन का एक होता था और क्वींस का एक होता था, बड़े बड़े इटालियन ये माफिया बॉसेस थे। उनके जो अकाउंटेंट थे ना, जो उनकी काली वेल्थ छुपाते थे और एफबीआर से, उस तरह का ये साखदार आदमी है। उसको हमने एक दफा नहीं, 2 दफा, कितनी दफा इस मुल्क पे मईशत पे मुसल्लत कर दिया। उसके ऊपर पिछली हुकूमत में इल्जाम था कि उसने IMF से झूठ बोला, वर्ल्ड बैंक से झूठ बोला। 100 अरब $100 मिलियन का फाइन लगने लगा था पाकिस्तान को एक जमाने में, उसके झूठ पे वो बड़ी मुश्किल से निकला। वो फिर बैठा हुआ है, आई डोंट केयर, टीवी के ऊपर कर रहा है, बेवकूफ आदमी। पूरे मुल्क को आज उसने डुबा दिया है दलदल में। हम यहां तक आ चुके हैं भैया। स्टॉप प्लेइंग गॉड। फिरौन ने भी खुदाई का दावा किया था, उसके साथ जो हुआ दुनिया ने देखा, तारीख में लिखा हुआ है। स्टॉप प्लेइंग गॉड विद दिस कंट्री। ये मुल्क हम सबका है। जो कैमरा के इधर बैठे उनका भी है, जो कैमरा के पीछे बैठे उनका भी है, जो टीवी पे देख रहे हैं उनका भी है, जो हमारे पुलिस वाले हैं उनका भी है, जो हमारे सरकारी मुलाजिमीन में उनका भी है, जो हमारी रोडें साफ करते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूर जो रोडें बनाते हैं, ये मुल्क उनका भी है। जो नीचे हमारे मोहल्लों में बुला के आप जैसे गटर साफ करवाते हैं, ये उनका भी मुल्क है, उनका भी हक है। ये उनका भी मुल्क है जो हमें सिक्योरिटी देते हैं। सबका मुल्क है। इस मुल्क को सब ने मिलके इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये छोटी छोटी सियासी और ईगो और अना और एरोगेंस या गुरूर के ऊपर जो आप फैसले करेंगे, ये मुल्क क्या दुनिया की कोई मुल्क या कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती आपकी। अच्छा अली भाई, सवाल ये है कि हिंदी में कहते हैं कि मार तमीर मार गरीब के मारे झाका दे। आप तो अपने ही इत्तेहादी फंक्शन लीग के पीछे पड़ गए हो। इक़्तिदार में थे तो भी फंक्शन लीग के लोग तोड़े और अब भी फंक्शन लीग के ही पीछे पड़े हुए। हालांकि वो बेचारी जैसा देता उसका हाल है, वो आपके साथ खड़ी है हर सूरत हाल में। एक तो ये चीज़, दूसरा ये बताएं, मईशत पे आपने बड़ी तनकीद की, आपके पास क्या प्लान है मईशत को बेहतर करने का, क्योंकि आप लोगों के दौर में ही ये सारी मसाइल पैदा हुए। मैं आपको दोनों सवाल के जवाब देता हूँ। पहला वाला तो बहुत आसान है, बल्कि दूसरा भी आसान है। देखें, हमारे साथ GDA खड़ी रही, आज भी खड़ी है। फंक्शनल लीग भी हमारे साथ है और हम भी उनके साथ हैं। अगर कोई कारकुन या कोई ओहदेदार फंक्शन लीग का, मैंने भाई आपको फोन किया कि आपने मुझे किया? मैंने तो आपको नहीं फोन किया, मैं आपसे कभी नहीं मिला। अगर कोई इमरान खान के मंशूर पे आना चाहता है, मैं क्या बोलूं तुम्हारे लिए, गेट का दरवाजा बंद है, जाके वहीं रहो। जबरदस्ती किसी पे नहीं है सियासी। आज भी हमारे पार्टनर है, इंशाल्लाह कल भी हमारे पार्टनर रहेंगे। और साथ ही हम इस मुल्क में इस सूबे की जंग मिल के लड़ेंगे जरदारी माफिया से छुटकारे के लिए। तो इसमें घबराना नहीं है। हो सकता हमारा कोई उधर चला जाए, आते जाते रहते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी जमात है, कोई सिंध क्लब की मेंबरशिप नहीं होती कि बड़ी मुश्किल से मिले। सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं लोग। और सबसे बड़ी, ये तो खैर हमारे मुखालिफ नहीं है, तो हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत, देखो जीतने के 2 तरीके हैं, सही है, आप सुने, 2 तरीके हैं। या अपने मुखालिफ को शिकस्त दे दो, या अपने मुखालिफ को कन्विंस कर लो कि वो आपकी तरफ, आपके मौक़िफ़ पे आ जाए। तो हमारा ये दूसरा तरीका बेहतर है। लड़ाई जंग नहीं है, अखाड़ा नहीं है, सियासी अखाड़ा है। उसमें जंग जीत ऐसे जाती है कि अगर आपके मुखालिफ, ये तो दोस्त है, मुखालिफ अगर आपकी तरफ आपकी राय में हमंगी मिलाने लगे तो ये आपकी जीत है। दूसरा बड़ा मजे का सवाल है, हर वक्त पूछते हैं लोग आपका क्या प्लान है। भाई साहब, हमारा कोई ना कोई प्लान तो होगा ना। जो भी मैंने आपको फिगर्स बताए, ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं और सारों को पता है कि ये फिगर्स ठीक थे और हमने करके दिखाया। तो ये प्लान ऐसे तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आपको बैठ के इसके ऊपर भी कभी पूरी माशी टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ये हमारे माशी एक्सपर्ट है बिलाल। मैं एक चीज ऐड कर दूं तलत भाई, कि 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तभी है ना, आप उस वक्त के जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका आप तज्जिया निकाल लें, उस वक्त ही मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। 2018 जून में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट $19.5 बिलियन का ये छोड़ के गए थे।
जो उन्होंने 2013 से 2018 में डॉलर को आर्टिफिशियल मैनेज किया और तकरीबन 25 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए डॉलर के रेट को मैनेज करने में, जिससे आपके पिछले 5 साल में ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी, इंपोर्ट्स को आर्टिफिशियली सस्ता रखा गया, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बढ़ता गया, पावर सेक्टर का आपका सब्सिडीज देने की वजह से आपका पावर गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बढ़ता गया। और मजे की बात है कि वन टाइम पेमेंट 450 अरब रुपए की पेमेंट करने के बावजूद आपका रिकॉर्ड ये गैस सेक्टर पे खसारा छोड़ के गए। 2019 में हमने तमाम हमारे फ्रेंडली कंट्रीज मल्टी डोनर से डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाई, और आपने देखा कि जब कोविड आया तो जो कोविड में हमारी पॉलिसी थी कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक तबाही हो गई, और हमने कोविड में बेहतरीन पॉलिसी से हमने जो हमारी हिकमत मिली थी, स्ट्रेटेजी थी कि कोविड की स्ट्रेटेजी को पूरे दुनिया के 3 बेहतरीन स्ट्रेटेजीज में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फोरम्स ने मिसाल देते थे कि किस तरह पाकिस्तान ने कोविड की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके कोविड से इस मुल्क को निकाला गया। उस वक्त आपको याद था, सब लोग कहते थे कि लॉकडाउन कर दें, बंद कर दें, और हमने उस वक्त बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को स्पेशल पैकेज देके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमने इस पाकिस्तान को निकाला। अच्छा अली साहब, मेरा सवाल ये है कि एक इधर से फिर एक इधर से, एक इधर। जी सर, जमाली साहब सीनियर तो है, हमारे भी बड़े सर। मेरा सवाल ये है कि 2-3 मुल्क में बड़े इशू अभी जो जारी हैं, मुल्क में 7वीं आदमशुमारी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? कराची में या पूरे मुल्क में ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें आप हिस्सा भी ले रहे हैं, लाजमी आप उसका पार्ट हैं। अच्छा, आदमशुमारी के हवाले से मेरा सवाल ये है कि कहा ये जा रहा है कि इस आदमशुमारी के बुनियाद पर आगे, ये आपने ही फैसला किया था, आपकी गवर्नमेंट का ही फैसला है, मैं चेयर था कमेटी का। जी हाँ, तो उसमें ये इम्कान है कि आदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों की बात होगी, फिर नए वोटर लिस्टों की बात होगी और आम इलेक्शन डिले हो सकते हैं। इस आदमशुमारी के बुनियाद पे आम इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए डिले किया जा सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पूरा गेम जो मेरे ख्याल में मीटिंग हुई थी, ये जुलाई या अगस्त में हुई थी, अगस्त में एग्जीक्यूट होना था, उससे पहले, हाँ ये सही कह रहे, अप्रैल में कोई मीटिंग हुई थी जो काउंसिल ऑफ CCI की, जिसमें सारे CMs भी बैठते हैं, PM साहब चेयर कर रहे। इसमें ये एजेंडा था, और चूंकि हमने वो उस कमेटी को मैं कई दफ़ा जिक्र किया, मैं चेयर करता था, तो हम सारा लेके गए थे। असद उमर साहब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, सारा हमने देखा था, प्लान बना के दिया, डिजिटल तरीके से कैसे करना है दिया, अगस्त से बजट भी रिलीज किया 5 अरब रुपए का। तो ये लेके क्यों बैठे रहे इतने दिन? इसीलिए बैठे रहे, कल वो कैप्टन सफदर ने बड़े मजे की बात कर दी, सारी बातें तो सब ने उसकी सुनी, ये गलत है, वो गलत है, दाता दरबार पे बैठ के। एक बात उसने और कर दी कि इलेक्शन 2025 में होने चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, ये मुल्क कोई कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, कोई लॉ है, कोई किसी को उसके अंदर चलता है कि बस सुबह उठ के जो बोल दे वैसे चलता है? जो कल, इसी से मैं ऐड कर देता हूं, जो कल जावेद चौधरी साहब का जो आर्टिकल आया है, तो क्या मैं दरख्वास्त नहीं करूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, आजिज़ाना दरख्वास्त नहीं करूं? क्या आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी खत लिखा कि आप इस रिजीम चेंज का जो पूरा ड्रामा हुआ था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर एक कमीशन बना के इसकी तहकीक करें? अब तो बात खुल के सामने आ गई ना, अब तो उन्होंने कह दिया कि जी वो डेंजरस था, वो तो इंटरफेरेंस भी सामने आ गई। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मैं आज से हर रोज टीवी शो में जो भी मिलता है, आखिरी बात मैं ये करता हूँ, आज भी यही कर लेता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुल्क के कानून के तहत उसको चला लें, ये ना करें। और अगर आप खामोश रहेंगे, देखें, जुल्म अगर हो रहा हो और ताकतवर कोई बैठ के जुल्म देख रहा हो तो वो एडर एंड अबेटर ही हो जाता है। आपका बहुत बड़ा मर्तबा है, पूरी कौम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ये जितने केसेस इतने सारे पड़े हुए हैं, और इसमें जो खास बड़े बड़े केसेस हैं,
खुदारा उनको देखें, नैब का केस बहुत बड़ा केस है, सब माफ करवा रहे हैं, देखें। इलेक्शन का तो चले एक बड़ा अच्छा फैसला आया, हमने वेलकम किया, इलेक्शन करवाएं ना, करवाएं इलेक्शन, अपनी मर्जी का केयरटेकर तो ले आयो। हमारा काम था अदालत में चैलेंज करना, वो हम कर चुके हैं, लेकिन आप करवाएं इलेक्शन, डेट दें। और जो आखिरी आपने बात की इलेक्शन की, देखें जिमनी इलेक्शन की, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। काश लेटर में लेके आता, दिखाता आपको नेशनल असेंबली से लेटर, सबको आया, हमें भी आया कि जी आपने 11 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया था और आपका इस्तीफा 11 अप्रैल 2022 से एक्सेप्ट हो गया, फ्रॉम द डेट हियर विद, यानी कि उसी दिन से एक्सेप्ट हो गया। चलो जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी, हम तो खुद दे के आए थे। लेकिन लेटर की तारीख है जुलाई 17, 2023, तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर आपने उस वक्त एक्सेप्ट करना था तो करते, हम तो कह रहे थे, अब आपने नहीं किया, अब हम कह रहे अच्छा नहीं कर रहे तो वापस आ रहे, तो आप कह रहे उस दौरान इतने दिन पाकिस्तान में 10 महीने इन सारे हल्कों में एमएनए कौन था? 45 दिन से ज्यादा कोई हल्का छोड़ नहीं सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन की फिर वायलेशन है। तो ये तमाशा लगा हुआ है। जी सर, सर जर्नलिस्ट सर सर देखें देखें देखें, मैं इसलिए ना मैंने जनरल इलेक्शन कहना ही छोड़ दिया, मैं आम इंतखाबात कहता हूँ। जनरल इलेक्शन तो बहुत हो गए, आम इंतखाबात, अवामी इंतखाबात कराए। चलो भाई समझ, चल आपको समझ आ गई। देखें, दो पॉलिटिक्स थी, एक जो ये कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स, कुछ भी कर लो, मर जाओ, बिक जाओ, लूट जाओ, बर्बाद जो हो जाए, हमें इक़्तिदार में टंगे रहने दो, बस ना छोड़ो। इमरान खान साहब ये पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स तो मुशर्रफ जमाने में कर लेते तो फिर वहीं आ जाते। वो तो खुद कई दफा कह चुके मरूम मुशर्रफ साहब, उस वक्त भी हो चुका था ना। पावर पॉलिटिक्स नहीं की, ये तब्दीली की पॉलिटिक्स है। अगर पावर पॉलिटिक्स करते तो ना नेशनल असेंबली से 11 अप्रैल को इस्तीफा देते, ना कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 2/3 से हमारी हुकूमत थी, फुल पावर थी, वहां से इस्तीफा देते, या ना इस्तीफा देते पंजाब असेंबली से, जीत के आए थे भाई, दोबारा बाई इलेक्शन कराया, इन्हीं की हुकूमत में फिर भी जीत गए। देखिए, इस्तीफे हमने दिए क्योंकि दुनिया में एक और उसूल है, रिटन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो नहीं सस्टेन कर सकता, वो स्नैप इलेक्शन हो जाते हैं वहां पे। ये वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पे वो तो बोरिस ने तो खाली वो ब्रेक्जिट में ही करवा लिया, इलेक्शन पहले करवा लिया, इंग्लैंड में भी हो गया, वहीं से आया ना आपका कानून, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दुनिया में होता है। हमने फोर्स करने के लिए हमने कहा भाई, ताकि ये ना हो गया हम इक़्तिदार में, हम असेंबली से जा रहे हैं, इक़्तिदार से भी जा रहे हैं, लेकिन बता दिया कि अवाम का मैंडेट, अवाम की पावर किसके पास है। फिर इलेक्शन करवाओ ना भाई, वो हुकूमत में बैठे हो, करवाओ। इलेक्शन से कोई सियासी जमात कैसे भागती है? ये इसलिए भाग रहे क्योंकि इनको पता है कि अवाम का रुझान किस तरफ है। आखिरी आपके मुखालफिन का ये कहना है कि अभी तक पीटीआई लाडली है, जिसके बायस मुख्तलिफ अदालतों के फैसले उसके हक में आ रहे हैं। क्या अभी तक आप लाडली बड़ी लाडली जमात है जिसको आप गोलियां चलाते हैं, बड़ी लाडली जमात है जिसका प्राइम मिनिस्टर एक्स FIR नहीं कटवा सकता। ये कौन मुखालिफिन की बातें करते हो यार, बात की बातें करनी भी नहीं थी। सर लास्ट अच्छा सवाल, अच्छा अच्छा सवाल, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो मैं छोटा सा जवाब दूंगा, फिर मैं सियासी बात कर लूंगा और माशी बात बिलाल गफार साहब पे छोड़ूंगा। सियासी बात यह है कि पब्लिक मैंडेट या पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। जब मुशर्रफ का भी मार्शल लॉ लगा था ना, जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम का, तो यहाँ हालांकि वो भी कानून की खिलाफ वर्जी थी,
लेकिन पब्लिक सपोर्ट ऐसी थी कि लोगों को रोड पे मिठाइयां बांट थे, इसलिए वो जो शुरू के करने वो काम नहीं हो सकता। ये इसीलिए जमहूरियत का सिस्टम इवॉल्व करता है, पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक मैंडेट होता है। और पब्लिक मैंडेट वाली जमात जो भी आएगी इलेक्शन के बाद, अगर आप समझते हैं कि बिलावल जरदारी अगर खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में जीत सकता है, इंशाल्लाह वो अगले सिंध में भी बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन तो फिर करा ले इलेक्शन, डरने किस बात का, पब्लिक मैंडेट ले लें, उसके बाद आप फैसले करें। जी बिलाल ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली लिंक होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस होगा, बिजनेस सेंटिमेंट जो होंगे वो बेहतर होंगे, तब की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एक इकोनॉमिस्ट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलता है। उसको वो अपनी एनालिसिस करता है कि अगले 3 साल में डॉलर का रेट कहाँ होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अपना वो आगे अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाता है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करता है। हमारे जमाने में 17 साल का हाईएस्ट नंबर था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आम इंतखाबात हैं वो लाना है, क्योंकि आप जब अपना प्लान आप मल्टीलेटरल डोनर्स को देते हैं, आईएमएफ को देते हैं, वर्ल्ड बैंक को देते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, अगला 5 साल का, अगला 10 साल का प्लान क्या है। तो जिसके पास मैंडेट होता है, जो हुकूमत 5 साल के लिए होती है, वो अपना पूरा प्लान शेयर करता है। अभी तो ये प्लान ही शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि